Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the monetary policy, its tools, goals, strategic and tactics. But as you all know that we previously discussed about the monetary policy, but we are not able to discuss all the concepts related to the monetary policy. Today we are going to cover all the aspects. But before starting the lecture, I am going to recall the previous lecture. Previous lecture is all about the monetary policy. In the previous lecture, we discussed that what is the monetary policy, how central bank monitors the monetary policy. First of all, in order to recall the previous lecture, मैं आपको monetary policy के concept को थोड़ा सा refresh करती हूँ. सबसे पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी थी क्या. मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जहां पे आपके सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है. अगर इसको मोस्ट डिफाइंड फॉर्म में देखें तो इन विच गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी एंड द इंटरेस्ट रेट टू अटेन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्यों इतना फोकस्ड है. अगर मॉनेटरी पॉलिसी में सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट, आपको इन तीनों फैक्टर्स को देख के क्या लगता है. इन तीनों चीजों में, इन तीनों पॉइंट्स में आप देखें दैट आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन आवर इकोनॉमी. अगर आपकी सप्लाई ऑफ मनी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस आवर इकोनॉमी. सेम इन द वे अगर आपकी फंड्स की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, पीपल आर अनएबल टू एक्सपेंड बिजनेस, पीपल आर अनएबल टू डाइवर्सिफाइड बिजनेस. So that's why monetary policy is playing a crucial role in the economic growth. उसके बाद हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है. अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, जैसा कि आपको नाम डिपिक्ट कर रहा है कि एक्सपेंशनरी मीन्स व्हेन यू इंक्रीजेस द मनी सप्लाई. अब देखिए जब आपके मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएंगे तो ये इसका क्या रोल है. दैट इज यूज्ड टू कम्बैट द अनएम्प्लॉयमेंट. और कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स व्हेन द मनी सप्लाई डिक्रीजेस और श्रिंक्स, दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. अब आपने जब मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट सुना होगा तो आपने वर्ड फिस्कल पॉलिसी भी सुना होगा. इकोनॉमिस्ट इस पे बहुत बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी तो आपको पता चल गया कि सप्लाई ऑफ मनी, ऑल्दो हमारा जो मेन टॉपिक है वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, लेकिन एक दफा मैं आपको थोड़ा सा फिस्कल पॉलिसी के बारे में बता दूं कि ताकि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाए. एज अ मॉनेटरी पॉलिसी refer to the supply of money, whereas fiscal policy refer to the taxation, government spendings and associated borrowings. Although both these are important, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है इसलिए हम इस पे फोकस्ड रहेंगे. मॉनेटरी पॉलिसी आप की बात अगर हम करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, प्राइस स्टेबिलिटी पे, इन्फ्लेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट में. तमाम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी की जब हमने बात की थी, फिर हमने आगे इसको थोड़ा मूव करेंगे कि आगे हमने क्या डिस्कस किया था. हमने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात करते हैं तो बैंक्स का, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, तो कैसे सेंट्रल बैंक करता है, हम इसमें बात करेंगे फेडरल रिजर्व सिस्टम की. आप लोगों को पता है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह. टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर. टाइम शॉर्टेज की वजह से हम जो आज ही की बात है हम वही करेंगे, क्योंकि ये तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं. हम यहाँ बात करेंगे फेडरल रिजर्व सिस्टम की बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे, उसके मेन कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसके एसेट्स और उसकी लायबिलिटी साइड को देखेंगे. अगर हम लायबिलिटी से बात करें तो जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर करेंसी इन सर्कुलेशन एंड रिजर्व्स. करेंसी इन सर्कुलेशन मीन्स द कैश इन हैंड. कि देखिए मैंने आपको बताया था दैट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द एसेट, कि आपकी कैश इन हैंड है. आपको पता है कि अगर आपकी कोई भी इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर यू आर एबल टू फुलफिल दैट नीड. फिर हमने रिजर्व्स की बात की थी. हमने कहा था कि रिजर्व्स वो होते हैं कि जो आप अपनी अर्निंग से, अपनी इनकम से कुछ ना कुछ साइड पे रख लेते हैं. कॉर्पोरेशंस हैं, हम इसको अगर कॉर्पोरेशंस के सेंस में बात करें, अपार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी. रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है टू टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व्स और एडिशनल रिक्वायर्ड रिजर्व्स और एडिशनल रिजर्व्स या एक्सेस रिजर्व्स. रिक्वायर्ड रिजर्व्स मीन दैट इज द मिनिमम रिजर्व दैट इज रिक्वायर्ड, और एक्सेस आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है.
फिर हमने बात की थी एसेट साइड पे आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की थी, और हमने बात की थी आपके डिस्काउंट लोन्स की। हमने देखा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल, और डिस्काउंट लोन्स। अगर आपको पता है कि जब आपके रिजर्व ज्यादा होंगे, इट मीन के मनी सप्लाई जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशनरी है, क्योंकि ज्यादा रिजर्व्स कब ज्यादा होंगे, रिजर्व्स तब ज्यादा होंगे बैंक्स की अगर बात करें तो जब उनके पास डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे। जब डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे, रिजर्व्स ज्यादा होंगे, डिपॉजिट्स ज्यादा हैं, तो बैंक जो है वो ज्यादा इस कंडीशन में कि वो लैंड कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि जब हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया था, हमने कहा था रेट। अब हमने देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे, मतलब उसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट, उन चीजों को कैसे देखा जा सकता है। तो उसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी, सप्लाई एंड डिमांड। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो हमने इंटरेस्ट रेट को प्रीवियस लेक्चर्स में जब डिस्कस किया था तो हमने ये बताया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमिन कैसे किया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई किस तरह इंटरेस्ट रेट बनाती है। सेम इन द केस कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दैट व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द रिजर्व्स इक्वेट्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द रिजर्व्स। That means that is the equilibrium point. वो डिपेक्ट कर रहा है वो रेट जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वेट कर रही है, और एनी चेंज इन द डिमांड हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन दैट रेट, एनी चेंज इन दैट सप्लाई। अगर एक्सेस डिमांड होगी तब भी आपका रेट चेंज हो जाएगा, अगर आपकी एक्सेस सप्लाई होगी तो भी आपका रेट चेंज हो जाएगा। तो बोथ हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द, बोथ हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब नेक्स्ट आज के लेक्चर के बारे में। तो आज सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर एक प्रीवियस चीज रह गई थी, वो थी हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन को भी डिस्कस किया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन के हमने प्रॉस एंड कॉन्स को भी देखा था, उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ प्लेस where the buying and selling of the securities took place, and in the process of buying and selling of securities that has a that directly impacts the reserve requirement and the discount and the rate. It means that, इसको हम दोबारा से रिकॉल करते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टुक प्लेस दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड द रेट। It means के out of these three tools, open market operation is the most important. आज हम डिस्कस करेंगे tools of monetary policy में open market operation क्या है, इसका एक trading desk होता है, हम उसको देखेंगे कि what are the functions of the trading desk. Open market operations and trading desk. A desk is a place where the buying and selling of securities took place. और ये desk जो है वो different जगहों में है, आप central banks में देख लें, आप finance companies में दे दें, all of these are involved in trading instruments such as equities, fixed income securities, futures, commodities and the foreign exchange. Our trading desk provides traders with access to instantaneous trade executions, also known as dealing desk. देखिए ट्रेडिंग डेस्क को डीलिंग डेस्क क्यों कहा जाता है? देखिए आपका एक इंफॉर्मेशन डेस्क है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहां पे एक डेस्क, इंफॉर्मेशन डेस्क जिसे कहा जाता है, जो आपको आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी चीज चाहिए आपको बताते हैं। तो ट्रेडिंग डेस्क को हम डीलिंग डेस्क कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअली डीलिंग हो रही होती है, वहां पे आपकी ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो रही होती है। ये तो मैंने आपको ट्रेडिंग डेस्क को डिफाइन किया। अब कि वो ट्रेडिंग डेस्क कैसे अपने फंक्शंस करता है, सबसे पहले the staff reviews the activities of the prior day and issues forecast of factors affecting the supply and demand for reserves. देखिए इसमें क्या है कि जितना भी स्टाफ है, जो मैनेजरियल लेवल पे जो मैनेजर के साथ स्टाफ काम कर रहा है, वो डायरेक्टली देखेंगे कि डायरेक्टली सुपरवाइज करेंगे एनालिस्ट और ट्रेडर्स को who execute the purchase and sale of securities in the drive to hit the federal fund rate target. देखिए आप ये कैसे कर सकते हैं, देखिए आपने डेली सुपरवाइज करना है कि किस तरह बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो रही है, किस तरह उसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो किस तरह चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब सिक्योरिटीज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो भी आपका फेडरल फंड रेट चेंज हो जाएगा, और अगर आपका सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड तो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए स्टाफ का एक मेजर फंक्शन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है कि स्टाफ हैज टू रिव्यू द एक्टिविटीज, उसको देखना है कि किस तरह है, और फिर वो देखेंगे, उनको रिव्यू करने से क्या पता चलेगा कि डेली बेसिस पे जो उनका स्टाफ है वो देखेगा कि आज का क्या काम था जो उसका प्रीवियस है, और वो फॉरकास्ट करेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शंस है। क्योंकि अगर फ्यूचर को फॉरकास्ट करेंगे देन दे आर एबल टू मेक अ गुड ट्रांजैक्शन।
उसके बाद देखिए अगर फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं तो वो बताएंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द रिजर्व्स। अगर हम सेकंड की बात करें, देन दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन रिजर्व चेंजेस नीडेड टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड एफईडी फंड रेट। फिर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस करें, देन यू आर एबल टू सेट द एफईडी फंड रेट। देन आपके हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी डीलर्स आर कॉन्टेक्टेड टू बेटर डिटरमिन द कंडीशन ऑफ मार्केट। कि देखिए आपके जो गवर्नमेंट डीलर्स वगैरह होते हैं, लाइक अगर आप बात करें जिन्हें आप प्राइमरी डीलर्स कहते हैं, ये वो डीलर्स होते हैं हु ऑपरेट आउट ऑफ द प्राइवेट फर्म्स और कमर्शियल बैंक्स, कि जो आपके प्राइवेट फर्म्स और कमर्शियल बैंक्स के बाहर काम कर रहे होते हैं और वो बेटर उसमें होते हैं, वो आपको बताते हैं कि मार्केट कंडीशन क्या है। देन projections are compared with the monetary affairs division of the BOG and a course of action is determined। देखिए हमने बात की थी फेडरल रिजर्व सिस्टम की, तो हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात की थी। हमने कहा था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डायरेक्टली डायरेक्ट्स द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स कि BOG हैज अ लीडिंग रोल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्लेज एन लीडिंग रोल। इसी तरह वो तमाम प्रोजेक्शन उनके साथ डिस्कस की जाएंगी और देन एक प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, व्हाट वी हैव टू डू। Once the plan is approved, the desk carries out the required trades via the TRAP system। देखिए अब TRAPS किसे कहते हैं? TRAPS किसकी एब्रीविएशन है? ट्रेडिंग रूम, ट्रैप्स कहते हैं ट्रेडिंग रूम्स ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, जहां पे आपके तमाम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। अब हमने यहाँ पे 5 देखा कि ओपन ऑपरेट मार्केट ट्रेडिंग डेस्क में काम कैसे करते हैं। पहले तो ये था कि जो उसके सुपरवाइजर्स थे वो सुपरवाइज करते थे, वो देखते हैं कि किस तरह आपकी डेली इश्यूज हो रहे हैं। जब वो सुपरवाइज करते हैं देन फिर वो देखते हैं कि प्रीवियसली क्या हुआ और फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। जब वो प्रीवियस और फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं, दे आर एबल टू कैप्चर द फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इंपैक्ट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द रिजर्व्स। उसके बाद क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आप यूटिलाइज करते हैं अपना फंड रेट एस्टेब्लिश करने में। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी डीलर्स को कांटेक्ट किया जाता है। लेटर ऑन आपकी प्रोजेक्शन जो है BOG के साथ डिस्कस होती है, फिर अप्रूव्ड होती हैं और उसके बाद ये ट्रेडिंग डेस्क जो है काम करना शुरू करता है। यहाँ पे हमने ट्रैप्स की बात की थी, ट्रेडिंग रूम ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम, कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके साथ कनेक्ट होता है। आप इलेक्ट्रॉनिकली, ये नहीं कि आप विद इन अ कपल ऑफ मिनट या विद इन अ मिनट जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली आप चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमने बात की थी फाइनेंशियल इनोवेशन की, तो ट्रैप इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल इनोवेशन। देखिए ट्रेडिंग जो डेस्क है वो बेसिकली 2 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस करता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स और मैच्ड सेल परचेज एग्रीमेंट्स। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स को हम रेपो भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, आपको नाम से पता चल रहा है कि एफईडी क्या करता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम इज गोइंग टू परचेज द सिक्योरिटीज बट एग्रीज टू सेल देम बैक टू विद इन अबाउट 15 डेज। कि शॉर्ट टर्म फंडिंग आप देखें, आपने खरीदी है और आपको पता है कि आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम 15 डेज के अंडर इसको सेल देम बैक कर देंगे। So the desired effect is reversed when the FED sells the securities back, good for the taking defense strategies that will reverse। देखिए रीपर्चेज एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि FED purchases securities with an agreement to pay back within the 15 days। ठीक है, और इसी तरह मैच सेल परचेज ट्रांजैक्शंस हैं जिनको रिवर्स रिपो कहा जाता है। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि वे द एफईडी सेल सिक्योरिटीज बट एग्रीज टू बाय देम बैक। देखिए रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में क्या है कि आप परचेज कर रहे हैं और मैच सेल परचेज ट्रांजैक्शन में क्या है कि आप सेल कर रहे हैं। तो दोनों का एक इंपॉर्टेंट वो है और दोनों में एग्रीमेंट, दोनों में एक चीज जो कॉमन है कि वो है कि विद इन शॉर्ट पीरियड आप बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट पॉलिसी की। देखिए डिस्काउंट पॉलिसी की बात करें तो हम डिस्काउंट विंडो की बात करेंगे। पहले डिस्काउंट विंडो क्या होता है? द फैसिलिटी एट विच बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम the facility at which bank can borrow reserves from the Federal Reserve System is called the discount window। देखिए आपकी कि वो फैसिलिटी कि आप फेडरल रिजर्व सिस्टम से बोरो कर सके रिजर्व, क्योंकि जो हमने बात की थी वो फेडरल रिजर्व सिस्टम की यही बात थी कि जिसको बनाने का फंक्शन भी यही था कि उसके पास रिजर्व्स होते हैं। जब बैंक्स को फाइनेंशियल पैनिक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब जो बैंकिंग पैनिक्स और बैंकिंग क्राइसिस की बात होती है, तो जो है बैंक्स को जरूरत पड़ती है कि वो फेडरल रिजर्व सिस्टम से जो है वो रिजर्व्स लें। अब डिस्काउंट पॉलिसी क्या है?
इसमें 3 तरह की चीजें डिस्कस की है, प्राइमरी क्रेडिट, सेकेंडरी क्रेडिट और सीजनल क्रेडिट। प्राइमरी क्रेडिट क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है, पॉलिसी वेयर बाय हेल्दी बैंक्स आर परमिटेड टू बोरो एज ए विश फ्रॉम द प्राइमरी क्रेडिट फैसिलिटी, कि आपका प्राइमरी, जैसे प्राइमरी होता है कि दिस इज द प्राइमरी सोर्स, वहां पे आपके जो हेल्दी बैंक्स है दे आर परमिटेड टू बोरो। सेकेंडरी क्रेडिट क्या है, सेकेंडरी क्रेडिट, अब हेल्दी बैंक्स का यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इट मींस कि बैंक्स जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पैनिक्स वगैरह में नहीं है, इसलिए उनको हेल्दी बैंक्स कहा गया, बट वो बोरो कर सकते हैं अगर उनको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या वो अपने कुछ एक्सपेंशन वगैरह करें तो बोरो कर सकते हैं। सेकेंडरी क्रेडिट में जो बर्डन बैंक्स है, ट्रबल्ड बैंक्स हैं, जिनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, तो वो बोरो करते हैं। और सीजनल क्रेडिट क्या होता है, तो सीजनल का मतलब जैसे आपको पता है सीजनल, हम सीजनल की बात करते हैं जिस तरह कुछ चीजों का सीजन होता है, लाइक समर या विंटर में कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको कोट करती हूँ कि जो सर्दियों के लाइक जो स्वेटर्स वगैरह के ब्रांड है, जैसे हम प्रीवियस सुनते थे कि बोनांजा जो है, अब तो खैर वो डाइवर्सिफाई हो चुका है, उसने लॉन वगैरह भी रख ली, वो सिर्फ स्वेटर्स बनाता था, तो उसका एक सीजनल काम था, सीजन के ऊपर उसको हो सकता है कि अपने बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी तरह सीजनल क्रेडिट में आती है एग्रीकल्चरल टाइप, कि देखिए आपके जो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो एक सीजन में होते हैं, कॉटन का एक सीजन होता है रीप करने का, तो उस टाइम पे आपको ये एग्रीकल्चरिस्ट को चाहिए हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सीजनल क्रेडिट। फिर हम बात करते हैं कि जो बैंक का डिस्काउंट, हम बात कर रहे थे कि जो जितने भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि आपके रिजर्व्स को इन्फ्लुएंस कर किया जाता है, आपकी मॉनेटरी बेस को और मनी सप्लाई को, लेकिन जो डिस्काउंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग एंड कॉपिंग विद द फाइनेंशियल पैनिक्स, कि डिस्काउंटिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन टू प्रिवेंट बैंकिंग पैनिक्स, कॉन्टिनेंटल इलिनियस। देखिए आपको पता है कि जब बैंकिंग पैनिक्स आते हैं, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे उसमें बैंकिंग क्राइसिस हमने पिछले में पढ़ा था कि कैसे ये इनिशिएट होते हैं, जब आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाती है तो दैट लीड्स टू बैंकिंग पैनिक्स। बैंक में क्या होगा कि बैंक के पास जो है डिपॉजिट्स नहीं है, या तो डिपॉजिट्स बहुत कम है या जो हैं वो लोग उनसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक बैंकिंग पैनिक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन का मतलब है कि हमने जो फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात की थी, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम, कि फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है दूसरे बैंक्स को अपने रिजर्व्स देता है, फिर वो जो बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम से। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रॉब्लम आपकी, देखिए आपके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि इंश्योरेंस ट्रस्ट पीपल नीड फेडरल रिजर्व सिस्टम फॉर एडिशनल कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। फिर आप देखें, आप एक और है कि आप इसमें 2 तरह के आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि आप देखेंगे कि आपके जो फंड्स हैं उसके ऊपर आपका डिपॉजिट्स जो है वो कम लिया जा रहा होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन में अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग पैनिक्स की हमने बात की थी, हमने कहा था बहुत सारे 1980 में बहुत ज्यादा बैंकिंग फेलियर्स हुए थे, तो देन वहां पे आपको इस तरह बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस आते रहे, तो जब भी बैंकिंग क्राइसिस या कोई इस तरह की चीज आएगी, देन वहां पे फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है बैंक्स बोरो करते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम से। FED का जो मेजर फंक्शन है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन है। देखिए आप बात करेंगे, हमने बात की थी कि बैंकिंग क्राइसिस में जो बैंक्स वगैरह के पैनिक्स वगैरह आते हैं, बैंकिंग क्राइसिस होते हैं, वहां पे फेडरल रिजर्व सिस्टम हेल्प करता है, कैन ऑल्सो हेल्प अवॉइड पैनिक्स। ठीक है, 1987 में मार्केट क्रैश हुआ था, फिर टेररिस्ट अटैक इन 2001, बैड इवेंट्स बट नो रियल पैनिक इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए आप बहुत सारे, जब पहले 1980s में और 1990s में जब बैंकिंग पैनिक्स आए थे, वहां फेडरल रिजर्व सिस्टम ने मेजर रोल प्ले नहीं किया था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्राइसिस आए, तब फेडरल रिजर्व सिस्टम ने बैंक्स को रिजर्व्स वगैरह दिए और उन्होंने उसको नहीं देखा कि हमने ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट आ चुका था। उसके बाद उन्होंने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारा सेंट्रल बैंक्स वगैरह ने वहां पे फेडरल रिजर्व सिस्टम ने लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन प्ले किया था। बट देयर आर कॉस्ट। देखिए आप जब बात करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉस्ट भी होती है, क्योंकि आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टेक मोर रिस्क्स, जिसमें मॉरल हैजर्ड की बात है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नोइंग दैट द FED विल कम टू रेस्क्यू,
देखिए हमने बात की थी कि बैंक्स वगैरह को जब भी लगेगा, उन्हें लगेगा कि कोई इस तरह की पैनिक आ रहा है, तो उन्हें पता है कि जो फेडरल, वो मतलब मॉरल हैजर्ड बेसिकली होता क्या है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद, आफ्टर द ट्रांजैक्शन अकर्स, तो इसमें क्या है, देखिए अब बैंक्स जो है उनको वो विजिलेंट नहीं होंगे, हो सकता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर दें जो उसका इफेक्ट उनको पड़े, उनको पता है कि फेडरल रिजर्व सिस्टम इज कम टू रेस्क्यू फॉर बैंक्स। अब हम देखते हैं कि 2007 और 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस में किस तरह फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है उसने अपना लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का फंक्शन किया था। उसमें क्या था कि सबसे पहले तो ये था कि फेडरल रिजर्व सिस्टम ने अपना डिस्काउंट रेट जो है वो 0.5% तक कम कर दिया था, और फेडरल फंड रेट जो है वो उससे ज्यादा था, और फिर 2008 में वो दोबारा लोअर करके उन्होंने 0.25 कर दिया। यानी कि 2007 से 2009 क्राइसिस जो था, इसमें था कि इसमें फेडरल रिजर्व सिस्टम ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट क्राइसिस। और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि उसने अपने डिस्काउंट रेट को चेंज कर दिया, कम कर दिया। डिस्काउंट रेट इज लेसर देन द फेडरल रिजर्व सिस्टम फंड रेट। Then discount loan maturity was extended from overnight loans to loan maturity in 30 days and then 90 days. फिर क्या किया था कि जब इस तरह से वो उन्होंने रेट्स कम किए, डिस्काउंट लेंडिंग की, तो इस तरह जो है बहुत ज्यादा जो क्राइसिस है, बैंकिंग जो क्राइसिस 2007 से 9 में आया था, वो थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। फिर अगर हम बात करें, इन मार्च 2008 एफईडी क्रिएटेड टर्म सिक्योरिटीज लेंडिंग फैसिलिटी टू लेंड टी सिक्योरिटीज टू प्राइमरी डीलर्स टू प्रोवाइड लिक्विड कोलैटरल। कि यहाँ पे बात करें कि 2008 में फेडरल रिजर्व सिस्टम ने टी सिक्योरिटीज जिन्हें कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कोलैटरल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अनसिक्योर्ड डेट होता है, ठीक है। कोलैटरल कहते हैं सिक्योर्ड डेट को, कि आपने अपनी कोई ना कोई चीज मॉर्गेज करवाई हुई होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम द फेडरल रिजर्व सिस्टम इंक्रीज लेंडिंग ऑफ द यूएस डॉलर्स टू फॉरेन सेंट्रल बैंक्स सो दैट दे कुड इन टर्न प्रोवाइड डॉलर लिक्विडिटी टू द डोमेस्टिक बैंक्स। इसमें बेसिकली जो पूरा क्राइसिस हुआ 2007 से 2009 का, उसमें जो फेडरल रिजर्व सिस्टम का रोल था वो ये था कि पहले तो उन्होंने लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का फंक्शन, यानी उन्होंने बैंक्स को रिजर्व्स वगैरह दिए। उन्होंने क्या किया कि अपना डिस्काउंट रेट कम कर दिया फेडरल रिजर्व सिस्टम से, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा कम किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी ट्रेजरी बिल्स जो थे, टी बिल्स जिन्हें कहा जाते हैं, प्राइमरी डीलर्स को वो ऑफर की टू प्रोवाइड द लिक्विड कोलैटरल्स। फिर बात करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ये होता है कि आपके रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इन फाइनेंशियल टू होल्ड लिक्विड वॉलेट कैश अगेन चेकेबल डिपॉजिट्स, कि आपके पास वॉलेट, मतलब आप रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं होता कि आपके पास कितना कैश है, आप उसको ताकि चेकेबल डिपॉजिट्स के अलावा कितना कैश है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, इस टूल को हम क्यों यूज करते हैं, इन रेजिंग कॉजेज लिक्विडिटी प्रॉब्लम फ्रॉम बैंक्स। तो बैंक्स को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, मेक्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट अननेसेसरी डिफिकल्ट, कि देखिए आपका लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है कि लिक्विडिटी का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है तो माइट पॉसिबल भी उनकी कुछ वैल्यू लूज हो जाए। आपको पता है आज अपने घर है, उसको फौरन से, तो यू आर नॉट एबल टू सेल आउट, क्योंकि अगर आप उसको फौरन सेल करेंगे तो माइट पॉसिबल भी यू सफर सम लॉस। तो इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब हम बात करेंगे, हमने पहले बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम। अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। एज यू आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो फेडरल यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो कुछ चीजों में फेडरल रिजर्व सिस्टम के साथ साथ काम कर रहा होता है। जिस तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपना फेडरल रिजर्व सिस्टम अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, सेम इस तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी प्ले कर रहा है। अब हम देखते हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक किस तरह अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए किस तरह कौन कौन से फैक्टर्स हैं। है तो वही फैक्टर्स जो फेडरल रिजर्व सिस्टम के, लेकिन वो किस तरह हो सकता है कुछ टर्म्स वगैरह डिफरेंट हो। सबसे बात, जब पहले हमने फेडरल रिजर्व सिस्टम में बात की थी वहां पे एफईडी फंड रेट की बात कर रहे थे। जब हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें तो वहां टारगेट फाइनेंसिंग रेट की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज सेवरल टूल्स एट इट्स डिस्पोजल टू इंप्लीमेंट इट्स इंटेंडेड पॉलिसी। कौन से? वही ओपन मार्केट ऑपरेशन, लैंडिंग टू बैंक्स एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस तो कर चुके हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में बिल्कुल जिस तरह फेड का होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ प्लेस वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज टुक प्लेस,
किस तरह होता है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्राइमरीली यूजेस मेन रीफाइनेंसिंग ऑपरेशंस वाया बिड सिस्टम फ्रॉम इट्स क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। वहां हमने बात की थी रीपर्चेज एग्रीमेंट्स की, रेपोस की बात की थी। बिल्कुल उसी तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी रेपोस की तरफ जाएगा, मतलब अपने रिजर्व को परचेज कर लेगा विद इन एग्रीमेंट टू गिव बैक विद इन द 15 डेज। फिर आगे मूव करते हैं। फिर हमने देखा था कि ऑपरेशंस आर डिसेंट्रलाइज्ड कैरिड आउट बाय ईच नेशनल सेंटर बैंक। कि देखिए आपने ये कहा कि ऑपरेशन हर बैंक जो है वो खुद से अपना फंक्शन प्ले कर रहा है, ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन बट नॉट रियली टू इम्प्लीमेंट। कि लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म का मतलब ये कि उसके कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। जिस तरह कुछ शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म आपको ऑलरेडी बता चुके, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन मीन्स कि लॉन्ग टर्म में आप क्या कहते हैं कि कोई हमने कहा था कि हमने कॉर्पोरेशंस की एग्जांपल दी थी कि वो लॉन्ग रन में देखें अपना सोचते हैं कि आज तो हमें ठीक है इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन इसका लॉन्ग रन इसके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो इसी तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक, अब देखिए हमने देखना ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह फेडरल रिजर्व सिस्टम करा था। बिल्कुल उसी तरह हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की, उसमें रीपर्चेज एग्रीमेंट्स की बात की, मैच सेल एग्रीमेंट की बात की, रेपोज और रिवर्स रेपोज की बात की, परचेज एंड सेल जो थी, उसी तरह लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं, उसी तरह ऑपरेशंस आर डिसेंट्रलाइज्ड हैं। फिर बात करते हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंकिंग लेंडिंग टू बैंक्स। जिस तरह हमने बात की थी कि फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है बैंकिंग पैनिक्स में या बैंकिंग क्राइसिस में बैंक्स को लैंड करता है, बिल्कुल सेम इसी तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक करता है, जिसे मार्जिनल लैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ठीक है, उसमें वही बात है जिस तरह डिपॉजिट फैसिलिटी भी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बैंक्स को जब उनके डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं व्हेन दे आर नीड ऑफ मनी, तो वो जिस तरह फेडरल रिजर्व सिस्टम में था, इसी तरह बिल्कुल सेम उसी केस में यूरोपियन सेंट्रल बैंक में बेसिकली दे आर वर्किंग इन पैरेलल विद स्लाइट चेंजिंग्स। हम क्योंकि जिस तरह हमने बात की थी कि फेडरल रिजर्व सिस्टम का स्ट्रक्चर भी चेंज है, उसमें जो उनकी मीटिंग्स का प्लान है या उनका जो काम करने का थोड़ा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। सेम इन द केस विद द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल उसी तरह है कि वो अपने रिजर्व को मेंटेन करते हैं, उनकी कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह फेडरल रिजर्व सिस्टम में आपके रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखते थे, यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक में प्रेसिडेंट होता है। क्योंकि हमने जब इनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हमने कहा था उसमें प्रेसिडेंट जो है वो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसमें आपका प्रेसिडेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट को सेट करता है। अब बात करते हैं कि हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे थे, हम ये तमाम चीजें क्यों देख रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को हमने क्यों देखा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और उसके अलावा रेट, उसके कुछ फंक्शंस हैं। उसके हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि फेडरल रिजर्व सिस्टम जब बना और मॉनेटरी पॉलिसी को उसका जो मेजर फंक्शन था उसका बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है। यहाँ तक क्योंकि हमने आज की जितनी चीजें की, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक्स। आज जो हमने स्टार्ट किया उसमें हमने देखा था कि पहले हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात हमने पिछले लेक्चर में बात की। फिर हमने जब ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा, हमने देखा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का डेस्क किस तरह ऑपरेट करता है, उसका ट्रेडिंग डेस्क क्या होता है, उसमें किस तरह से एक्टिविटीज होती हैं। उसमें आप देखें कि आपका सुबह पहले आप सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजर सुपरवाइज करता है, फिर वो फैक्टर्स देखता है, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द रिजर्व्स, फिर वो देखता है कि उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, फिर आपका ट्रैप्स है, एक ट्रेडिंग सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहाँ पे तमाम ट्रेडिंग हो रही होती है। फिर हमने बात की थी कि उसमें आपके दो मेन होते हैं कि आपके रैपोज और रिवर्स रैपोज की बात की थी, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज विद द प्रॉमिस टू पे बैक विद इन द 15 डेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज विद द प्रॉमिस टू पे बैक। ठीक है, रेपोज और रिवर्स रेपोज की बात की। फिर हमने डिस्काउंट लेंडिंग की बात की। हमने देखा कि किस तरह उसकी जब 2008 के और 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस में और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फाइनेंशियल क्राइसिस में फेडरल रिजर्व सिस्टम ने लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का फंक्शन प्ले किया था। फिर हमने यूरोपियन सेंट्रल बैंक को देखा। हमने देखा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह फेडरल रिजर्व सिस्टम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह वो भी काम कर रहा है, सिर्फ उसमें जो है आप विद स्लाइट चेंजिंग्स।
अब बात करेंगे प्राइस स्टेबिलिटी गोल की। प्राइस स्टेबिलिटी गोल हम इसको डिस्कस करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी गोल एंड इट्स नॉमिनल एंकर। देखिए प्राइस स्टेबिलिटी गोल है क्या, आपको यहाँ से क्या द गोल इन ऑर्डर टू स्टेबल द प्राइस। देखिए प्राइसेस को स्टेबल करने की क्यों जरूरत पड़ी। सबसे पहले आप देखिए प्राइस स्टेबिलिटी गोल बेसिकली ये है कि आप ये देखें कि जब आप प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी प्राइसेस, देखिए जब आपकी प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी एट अ जनरल लेवल, आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपको पता चलता है कि लाइक आपका पेन है, आप उसकी प्राइस सडनली आपको पता चला कि 5 से 10 हो गई है, तो आपका सिनेरियो क्या होगा। आपको जो पहले पॉकेट मनी दी जाती है और आप कैसे उसको करोगे मैनेज। इट मीन्स कि देखिए जब आपकी प्राइस स्टेबिलिटी चेंज होती है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कहीं और भी इफेक्ट कर रही है। और सबसे ज्यादा जब प्राइसेस चेंज होती हैं, प्राइसेस ज्यादा होती हैं, इन्फ्लेशन होती है, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली आपका तमाम आपकी इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। और आपकी किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो प्राइस स्टेबिलिटी होता है। जब तक प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमीज आर नॉट एबल टू ग्रो फर्दर। देखिए जब प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो अनसर्टेनिटी ज्यादा, सॉरी प्राइस स्टेबिलिटी देखिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगी इन केस ऑफ प्राइस इनस्टेबिलिटी तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब अनसर्टेनिटी होगी तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो कैसे डिसीजन लें, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगी अनसर्टेनिटी। उनको पता ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें या सेव करें। तो अगर वो इन्वेस्ट और सेव नहीं कर, उन्हें पता ही नहीं है उन्होंने करना क्या है, तो इट मीन्स के लॉन्गर रन में देखें वो इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली सफर करेगा। उसके बाद देखें आपकी जब प्राइसेस ज्यादा होती है तो आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली सफर कर रही है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि आपकी हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत सारे कंट्रीज में आया। जो 3 मेजर कंट्रीज थे जो हाइपर इन्फ्लेशन सफर हो चुके हैं उसमें अर्जेंटीना, रशिया एंड देन वन इज अदर एंड ब्राजील। इनमें बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हुई। ये 3 मेजर कंट्रीज हैं जो ब्राजील, रशिया एंड अर्जेंटीना, जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हुई। देखिए जब आपकी कंट्री में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, जब इसको आप हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे, तो दैट सफर्स इकोनॉमी, दैट वर्सन्स द इकोनॉमी। आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है डैमेज हो जाएगी। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने जब मनी सप्लाई की बात की हमने, तो जब प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो ही आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगी। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो अनसर्टेनिटी कम होगी, अनसर्टेनिटी कम होगी तो लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, तो ही आप दैट लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है नॉमिनल एंकर। नॉमिनल एंकर बेसिकली किसे कहते हैं, ये पॉलिसी मेकर्स मस्ट एस्टैब्लिश अ नॉमिनल एंकर व्हिच डिफाइंस प्राइस स्टेबिलिटी। जो प्राइस नॉमिनल एंकर एक ऐसा आप प्रोसेस कह सकते हैं दैट डिफाइंस द प्राइस स्टेबिलिटी, जो आपकी प्राइसेस को स्टेबल रखता है। ठीक है, आपने ये कहा कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% है या वो 2 से 4% के दरमियान में, दैट मीन्स नॉमिनल एंकर। आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि देखिए आप ये नहीं कि आप कोई चीज सेट ही नहीं करेंगे, जाहिर है ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ तो सेट करेंगे। लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल कोट की थी कि आपको 100 रुपीज दिए जाते हैं एज अ पॉकेट मनी। ठीक है, आपकी जो पेन खरीदा था आपने पहले 5 का था, अब 10 का हो गया, तो आपको जब पता है कि प्राइस पता चलेगी कि इसके दरमियान लाया करिए तो ही आप डिसीजन करोगे। ये तो नहीं कि एक अनसर्टन कंडीशन में है। इसी तरह नॉमिनल एंकर्स सेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये नॉमिनल एंकर्स जो हैं वो टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम किस तरह आ सकता है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि आप देखें, आपको अगर आपने ये कहा है कि आज मतलब इस तरह आप 50,000 अर्न करें, आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, और आप डिसाइड करते हो, आपको पता है कि प्राइसेस स्टेबल हैं, आपको पता है कि इतनी इतनी फीस स्ट्रक्चर है, इतने पैसे मैंने अपने बच्चों की फीस पे लगाने, इतना मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप इसको जाहिर है आप उसको डिवाइड करोगे कि मेरी बेसिक नेसेसिटीज क्या है, इसमें कोई ऐसा इवेंट तो नहीं आ रहा, उसमें मेरी सेविंग्स क्या है। लेकिन जब आपको एकदम से इन्फ्लेशन वगैरह आएगी, आपकी नॉमिनल एंकर्स नहीं होंगे, तो आपके सारे प्लान्स इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, टाइम इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइम इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम कैसी है और पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे इसमें। ठीक है,
Policymakers are tempted in the short run to pursue expansionary policies to boost output. However, just opposite really happens. पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं कि शॉर्ट रन में देख लेते हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं, वो चाहते हैं कि हम आउटपुट को ज्यादा करें, तो क्या होता है कि आपका रिवर्स कंडीशन हो जाती है। बजाय इसके कि जो आपने आउटपुट है आप उसको अचीव कर सके, रिवर्स कंडीशन हैपेंस। Central bank will have better inflation control by avoiding surprise expansionary policies. A nominal anchor helps avoid short-run decisions. सबसे important जो benefit है nominal anchor का वो ये है कि वो short-run decisions नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है short run में अभी आप देखते हैं, मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि जब forecasting की जाती है तो वो इसलिए वो ज़रा longer run में देखी जाती है। ये नहीं कि आपने आज देख लिया इंटरेस्ट रेट और आप डिसीजन ले लेते हैं, उसके ऊपर अगर आप डिसीजन लेंगे तो you may suffer a losses. You are not able to achieve profits on the basis of short-term changings. That's why you are need to forecast on the basis of longer run. देखिए जब हम हिस्टोरिकल आप कोई भी स्टैटिस्टिकल्स इकोनॉमिस्ट जब भी कोई भी फोरकास्टिंग करते हैं तो ये नहीं करते कि एक साल का डाटा देख लें। देखिए हम जब स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, अगर हम देखें कि पाकिस्तान में क्या उसका रहा है तो एटलीस्ट आप 3 से 4 या 5 सालों का देखते हैं, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप एंटिसिपेट कर सकें या फोरकास्ट कर सकें कि फ्यूचर में आप क्या बिहेवियर होगा। इसी तरह अगर आपका नॉमिनल एंकर जो है वो शॉर्ट रन डिसीजंस में आपको अवॉइड करता है, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नॉमिनल एंकर इज टू अवॉइड द शॉर्ट रन डिसीजंस। हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी की, हमने उस टाइम ये बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत से हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब हम देखेंगे कि क्या गोल्स हैं उसके। हाई एम्प्लॉयमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हाई एम्प्लॉयमेंट है। हाई एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हाई एम्प्लॉयमेंट। देखिए हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी जब इंक्रीज इन द मनी सप्लाई आएगा तो क्या होगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे ज्यादा होगा, देखिए आपके पास जब लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों को पता है आपको मनी सप्लाई है, तो आप कोई कॉर्पोरेशन अगर कोई प्लांट लगाना चाह रही है, उसको पता है कि सप्लाई ऑफ मनी मेरी पैसा है, हमारे पास फाइनेंस है, हम अब एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब एक प्लांट लगेगा तो वो दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू 100,000 ऑफ पीपल। जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो इस कंडीशन में नहीं होगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो 2 तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं which involves searches by workers and firms to find suitable matchups। कि देखिए आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और एक होती है अनस्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप जो है आपके वर्कर्स सर्च कर रहे होते हैं एंड फर्म्स टू फाइंड सूटेबल मैचअप्स। देखिए वो क्या होता है कि आप कुछ लोगों को जॉब चाहिए और फर्म्स को भी सूटेबल लोग चाहिए, तो मैचअप कर जाते हैं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप देखिए सारे लोग तो फुल एम्प्लॉयड लेकिन आपको लोगों की जरूरत है लेकिन आपको नहीं मिल रही है। इस तरह जब आपकी हमने देखा कि जब मनी सप्लाई होगा, इसी तरह देखें अब अगर आपने कोई एज अ सोल प्रोप्राइटर या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्टिव आइडिया है, आपके पास फंड्स होंगे तो आप वो आइडिया स्टार्ट करेंगे। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है पहले आप सोल प्रोप्राइटर हो, फिर आपको लगे कि नहीं मुझे किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, फिर आप किसी और को हायर करेंगे। इस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो एनहेंस होती रहेंगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक ग्रोथ हमने बात की थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि देखिए मनी सप्लाई ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो होगा। अगर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग डिसीजन करेंगे तो ये तमाम चीजें जो हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनहेंस करेंगी। स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, देखिए हमने बात की थी कि अगर आपसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, किसी भी कंट्री के लिए जब तक उसके फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्टेबल नहीं होंगे, वो एफिशिएंट नहीं होंगे, तो कंट्री इज नॉट इन द पोजीशन टू मेक डेवलपमेंट। ठीक है, वो किस तरह देखिए आपकी मार्केट्स, अब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जब इंटरेस्ट रेट को मतलब देखिए कंट्रोल करेगी तो लोग अपने फंड्स को ट्रांसफर करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली क्या थी, अब इसको रिकॉल करें तो मार्केट्स
in which the funds are transferred from the people who don't have a productive use to those people who have a productive use of them. तो इसका क्या है, जब funds transfer होंगे तो it means that directly infuses the person's wealth, that directly infuses the production of goods and services, that directly influences the business's behavior and cyclic performance of the economy. तो इस तरह आपकी फाइनेंशियल मार्केट सब स्टेबल होंगी तो वो फिर बेहतर कंडीशन में होंगी कि, और वहां पे आपका कंट्री भी ग्रोथ फेज में जा सकता है, तो वो भी इकोनॉमिकली तभी स्ट्रांग होगा जब उसकी मार्केट्स होंगी। हम कहते हैं कि मार्केट्स एफिशिएंट होंगी, मार्केट्स जो है वो स्टेबल होंगी तो ही तो आप डिसीजंस ले सकते हैं। जब आपको पता है आपकी मार्केट्स कोई फंक्शन ही नहीं प्ले करी, वो अपने फंड ट्रांसफरिंग ही नहीं करी, जब फंड्स ट्रांसफर नहीं होंगे तो लोग कैसे काम करेंगे, जिनके पास प्रोडक्टिव आइडियाज हैं वो कैसे अपने आइडियाज को यूटिलाइज करेंगे। इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी, ये तो मैं आपको बहुत पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता है तो आपका कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू सेव एंड स्पेंड ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि जब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है, अब आप देखें कि आप लेट्स सपोज दैट कि आपके पास 100,000 है, अब अगर आपने उसको अपनी कबर्ड में रख दिया ऐसे तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आपके 1 साल बाद भी इतने ही पैसे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप अगर इसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हो आप, लेकिन ये कैसे आप डिसीजन करोगे, आप इंटरेस्ट रेट को देखोगे। अगर एज अ सेवर पर्सपेक्टिव देखो तो आप कहोगे कि मुझे ज्यादा रेट मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम है तो आप फिर ये सोचेंगे कि मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट कर ताकि मुझे कुछ बेहतर प्रॉफिट्स मिल सके। फिर हम बात करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो, देखिए अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो ये बोरोअर साइड के लिए बहुत अच्छा है। जब बोरो करते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम है। अगर आपने घर बनाना है तो आप सबसे पहले देखोगे इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या ये एक बेहतर टाइम है। अगर आपने कोई बॉन्ड वगैरह लेना, कुछ भी लेना है तो आप तो पहले ये देखोगे कि क्या ये मेरे लिए बेहतर डिसीजन है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट क्या है। और जब स्टेबल इंटरेस्ट रेट होगा तो आपकी मतलब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट कभी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, तो किसी कॉर्पोरेशन ने अगर प्लान लगाना है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो इजीली कर सकेगा। फिर बात है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबिलिटी की। देखिए जब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज के हम फॉरेन एक्सचेंज वो एक्सचेंज जहाँ पे आपकी फॉरेन एसेट्स परचेज एंड सेल किए जाएं, तो अगर आपका देखें डॉलर की प्राइसेस ज्यादा हो जाए ना तो जो अमेरिकन मार्केट है वो लेस कंपेटिटिव हो जाती है, और अगर डॉलर की प्राइस जो है कम हो जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है। इसलिए देखें अगर आपके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में भी देखिए मूवमेंट आ रही है तो वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को तो डिपेक्ट कर रही है ना, इसीलिए इसका भी स्टेबल होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, ये सारे गोल्स हैं। और देखें किसी भी इकोनॉमी के लिए तमाम फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई एम्प्लॉयमेंट, अगर आप ये देखें आप हाई एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह प्राइस स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, और मार्केट्स। तो देखें आप विद इन द एब्सेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप इन तमाम फैक्ट जो आपने देखे इन सब में सप्लाई ऑफ मनी है, तो सप्लाई ऑफ मनी को जब तक मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी तरह मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा ये फैक्टर्स अचीव नहीं किए जा सकते, गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते। शुड प्राइस स्टेबिलिटी बी द प्राइमरी गोल, कि अब उसमें यह कि क्या प्राइस स्टेबिलिटी ही जो है प्राइमरी गोल है। इसमें क्या है कि देखिए आपका प्राइस स्टेबिलिटी प्राइमरी गोल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए जब आपकी प्राइसेस स्टेबल हैं तो इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट रेट जो है, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल हेल्प प्रिवेंट इन्फ्लेशन, कि आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देते हो तो आपका इन्फ्लेशन रेट जो है कम हो जाएगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में ज्यादा हो जाएगी और शॉर्ट रन में कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बिहेवियर है। प्राइस स्टेबिलिटी अगर प्राइमरी गोल की बात करें, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का क्या बिहेवियर है और फेडरल रिजर्व सिस्टम का। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है हायरार्किकल मैंडेट्स यूज करती है, दैट इज प्लेसिंग द गोल ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी अबव ऑल अदर गोल्स। कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नजदीक जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल एज कंपेयर टू अदर गोल्स। फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात करें तो वो ड्यूअल मैंडेट की बात करता है। ड्यूअल का मतलब है कि ड्यूअल मीन डबल, के मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट स्टेबल प्राइसेस,
कि वो बात कर रहे हैं मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और स्टेबल प्राइसेस की, कि सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मैं आपको जब फेडरल रिजर्व सिस्टम का बता रही थी तो फेडरल रिजर्व सिस्टम का ड्यूअल मैंडेट है, वो क्या है, मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनका सिर्फ और सिर्फ हेरारिकल मैंडेट है, सिर्फ एक ही मैंडेट है, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। और अगर आप फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात करें तो उनके दो मैंडेट्स हैं, एक तो ये कि मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सेकेंड इज प्राइस स्टेबिलिटी। अब हम देखेंगे कौन सी बेटर है। अब क्या, अगर इफ मैक्सिमम employment is defined as a natural rate of unemployment, then both hierarchical and dual mandate achieve the same goal. However, it's really more complicated in practice. अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को अगर ये डिफाइन कर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या होगा तब आपका ये हेरारिकल और ड्यूअल मैंडेट जो दोनों हैं, दोनों जो पॉलिसीज हैं जिसमें ड्यूअल मैंडेट की भी और हेरारिकल की, बोथ आर अचीविंग द सेम गोल। अगर शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन इन्फ्लेशन में भी नीडेड टू मेंटेन इकोनॉमिक आउटपुट, सो लॉन्ग रन इन्फ्लेशन कंट्रोल शुड बी द फोकस। वही बात है कि आप लॉन्ग रन में देखेंगे। अब हम देखेंगे बेटर ड्यूअल मैंडेट कैन लीड टू द एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, कि देखिए ड्यूअल मैंडेट क्या है कि उसमें एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं। जब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती है दैट इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट, दैट इंक्रीजेस द आउटपुट, बट आल्सो इंक्रीजेस द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन। हेरारिकल क्या है, दैट लीड्स टू ओवर एम्फसाइजेस ऑन द इन्फ्लेशन रेट। अब हम यहाँ बात करेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, बेसिकली क्या होता है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं, दैट इन्वॉल्व्स अनाउंसिंग अ मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट, कमिटमेंट टू मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव द टारगेट, इंक्लूजन ऑफ मैनी वेरिएबल्स टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर मिस्ड टारगेट्स। ये वो 5 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मेजर रोल है। अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अनाउंसिंग अ मीडियम टर्म इन्फ्लेशन रेट, वही आपको डिपेक्ट कर रहा है कि मीडियम टर्म इन्फ्लेशन रेट है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कमिटमेंट है टू अचीव द टारगेट। अकाउंटेबिलिटी मतलब इसमें कुछ इस तरह की बात नहीं है, हम अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग सबसे पहले न्यूजीलैंड ने की। New Zealand passed the Reserve Bank of New Zealand Act 1990. Then policy target agreement set an inflation target in the range of 0 to 2% and higher in subsequent years. ठीक है, उसके बाद कनाडा ने भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग की 1991 में स्टार्ट की। टारगेट्स हैव बीन एडजस्टेड एज नीडेड बट हैव हैड सिमिलर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज न्यूजीलैंड। फिर यूनाइटेड किंगडम भी जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ किया, उन्होंने 1992 में किया। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने किया, फिर न्यूजीलैंड के बाद कनाडा ने स्टार्ट किया और देन यूनाइटेड किंगडम ने किया। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बाद ग्रोथ भी उनकी उतनी ही स्ट्रांग रही और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं रहा, यानी उन्होंने अपनी टारगेट इन्फ्लेशन से अपने गोल्स को अचीव किया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रॉज एंड कॉन्स, सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। इजीली अंडरस्टूड बाय द पब्लिक, रिलेशनशिप बिटवीन टारगेट एंड गोल इज नॉट एज क्रिटिकल फॉर सक्सेस, फोर्सेस पॉलिसी मेकर्स टू कम्युनिकेट गोल्स एंड डिस्कस प्रोग्रेस रेगुलरली, हेल्प अवॉइड द टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। अब हम एक एक को देखते हैं। अलाउ फॉर द बेटर प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग सिंस द सेंट्रल बैंक मस्ट कम्युनिकेट इन्फ्लेशन गोल्स, रेगुलर मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, how to achieve the goals, explanation of deviations from the targets. इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, जो पॉलिसी है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, जो उसके पॉलिसी इफेक्ट्स हैं वो थोड़े अरसे के बाद खत्म हो जाते हैं। पॉलिसी टेंड्स टू प्रमोट टू मच रिजिडिटी, उसमें रिजिडिटी ज्यादा आ जाती है। जब आप देखिए, जब किसी भी चीज में आप रिजिड हो जाएंगे, आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू अचीव द गोल। फिर क्या मेजर डिसएडवांटेज है, पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट फ्लक्चुएशंस, कि देखिए आपका इन्फ्लेशन पे चेक है एट द एक्सपेंस ऑफ आउटपुट, ऑल्दो पॉलिसी मेकर्स यूजुअली पे अटेंशन टू आउटपुट। फिर क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। सबसे बड़ा ये मतलब है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है।
अब अगर हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्ट्रैटेजी को देखें तो 2 की पिलर्स हैं। कौन कौन से? पहला तो ये कि मॉनेटरी एंड द क्रेडिट एग्रीगेट्स आर मॉनिटर्ड फॉर इम्प्लीकेशंस ऑन फ्यूचर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, कि मॉनेटरी और क्रेडिट एग्रीगेट्स को बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाए फॉर ग्रोथ पर्पस और फॉर फ्यूचर इन्फ्लेशन। और दूसरा ये कि आप तमाम वेरिएबल्स को देखें जो आपकी इकोनॉमिक आउटलुक को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए सेंट्रल बैंक्स में जब आपकी एसेट प्राइसेस बबल हुए थे 2007 से 2009 तक, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इस तरफ इसमें फेडरल रिजर्व सिस्टम ने किस तरह किया था, और इसमें इन बबल्स में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो किस तरह रोल प्ले किया, हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ जो प्राइसिंग बबल्स थे डिफरेंट, वो हम देख लेते हैं। क्रेडिट ड्रिवन बबल वो क्या होता है? वो तब क्रिएट होता है जब आप इजी क्रेडिट टर्म्स देते हो। जब आप बहुत ज्यादा इजीली क्रेडिट टर्म्स हर किसी को क्रेडिट दे देंगे तो आपकी एसेट की प्राइस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी एसेट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी। आप हर किसी को क्रेडिट दे रहे हैं तो वो एसेट परचेज कर रहा है, एसेट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एसेट ज्यादा होगा, जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। फिर ये देखिए आपको एक यहाँ पे ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है रिजल्ट ऑफ टारगेटिंग नॉन बोरोड रिजर्व्स। देखिए ये आपको ये बता रहा है ये ग्राफ कि आपकी जो किस तरह फ्लक्चुएशंस हो रही है फेडरल फंड रेट में, आपका इंटरेस्ट रेट किस तरह चेंज हो रहा है, आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट किस तरह चेंज हो रहा है। ये है जिसमें फेडरल फंड्स रेट टारगेट की बात करें। पिछले वाले में हम उसकी बात कर रहे थे रिजल्ट्स ऑफ टारगेटिंग, और इसमें फेडरल फंड रेट की बात करें। उसमें नॉन बोरोड रिजर्व्स को शो किया गया था और ये पैटर्न शो किया गया फेडरल फंड रेट के। आप देखें तो आपको नजर आ जाएगा। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे पहले क्या है? ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, क्या आप उसको इजीली मेजरेबल कर सके। कंट्रोलेबल, प्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑन गोल्स, क्या जो आपके गोल्स हैं वो फुलफिल हों। आज ये था आज के तमाम लेक्चर के बारे में। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई क्यूरी है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा स्पीडली चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देखना है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इसमें डिफरेंट चीजें हैं। हमने मार्केट्स की बात की थी, इंस्टीट्यूशंस की बात की, हम बैंक्स की बात करें तो थोड़ा सा हमें स्पीडली चलना पड़ा है। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क एनी टाइम। हम इस लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एज यूजुअल तमाम लेक्चर को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि आज हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि आपके जो आपका डेस्क है, ट्रेडिंग डेस्क, वो कैसे काम करता है। ट्रेडिंग डेस्क में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ट्रेडिंग डेस्क में क्या होता है कि आपकी जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, उसको कैसे मैनेजर सुपरवाइज करते हैं, वो कैसे देखते हैं कि वो डेली बेसिस पे देखते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ रिजर्व्स को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि फिर उसमें ये देखा था कि हमने ट्रैप्स की बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो आपका तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। फिर हमने बात की थी कि आपका जो ट्रेडिंग डेस्क है उसमें रेपोज और रिवर्स रेपोज के केस को हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि आपके जो अदर देन फंक्शंस हैं, डिस्काउंट लोन्स की बात की थी हमने। उसके बाद हमने ये देखा था कि फेडरल रिजर्व सिस्टम का लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट फंक्शन है, वो किस तरह पे करते हैं, कैसे वो अपने बैंक्स को जब इन द नीड ऑफ रिजर्व्स वो रिजर्व्स देता है। फिर हमने यूरोपियन सेंट्रल बैंक को देखा, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को देखा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसमें भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह आपकी फेडरल रिजर्व सिस्टम काम करता है। फिर हमने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट गोल्स क्या थे। फिर हमने बात की कि किस तरह मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द एम्प्लॉयमेंट। हमने देखा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरह ज्यादा हो गई। फिर हमने देखा कि जब आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो दैट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट रेट। फिर हमने बात की कि प्राइस स्टेबिलिटी की बात की कि किस तरह मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपनी प्राइसेस को स्टेबल करता है। फिर इंटरेस्ट स्टेबिलिटी की बात की, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी की बात की। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसको जो है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। फिर हमने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी इन फैक्टर्स को कैसे अचीव करती है, वहां पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले जब हमने इंटरेस्ट रेट की बात की तो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी की भी बात आपको ये तमाम फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए डिटेल में। फिर
फिर हमने देखा था कि क्या आपकी जो जितनी भी फंक्शन है उनमें से आपको लगता है कि प्राइमरी गोल जो है प्राइस स्टेबिलिटी ही है, कोई और नहीं। फिर हमने देखा वहां पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसका हायरार्किकल मैंडेट है, जैसे दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। फिर हमने बात की कि फेडरल रिजर्व सिस्टम का ड्यूअल मैंडेट है कि प्राइस स्टेबिलिटी भी और मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी। फिर हमने देखा कि प्राइस स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन कैसे करता है, अनसर्टेनिटी कैसे आती है, ये सारी चीजें देखी। फिर हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की। हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, फिर यूनाइटेड किंगडम भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ किया, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखा। फिर हमने ग्राफिकली एनालिसिस किया कि किस तरह बोरोड रिजर्व्स और फेडरल फंड रेट पे वो डिपेक्ट करते हैं, ग्राफिकली एनालिसिस देखा। और तमाम लेक्चर जो था आज का वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में था, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इस तमाम लेक्चर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला, ये डिपेक्ट ये कर रहा है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल। दैट्स वाई हम जब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की तो हम बार बार कहते हैं कि सेंट्रल बैंक इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ये तमाम फैक्टर जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ही है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी हम आगे टूल्स की बात हमने की तो हमने देखा कि टूल्स में जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। फिर हम ओपन मार्केट ऑपरेशन इसलिए कि हैं तो तीनों टूल्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी, रिजर्व रिक्वायरमेंट भी, डिस्काउंट रेट भी, लेकिन आउट ऑफ दीज थ्री ओपन मार्केट ऑपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपके रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी कर रहा है, आपके एफईडी फंड रेट को भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, हमने तमाम इस चैप्टर में जब ये देखा कि आपके जब गोल्स की बात आती है, आप मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि जब आप इकोनॉमिकली अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो अगर आप इफ यू आर अनेबल टू मॉनिटर द मॉनेटरी पॉलिसी तो उस टाइम तक आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, जब आप किसी भी कंट्री के लिए जरूरी है कि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो, उसमें तमाम ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को देखा जाए, देन ही कंट्री के लिए पॉसिबल है कि वो अपनी तो इन तमाम फैक्टर्स को अचीव कर सकता है। क्योंकि जो इसके आउटकम्स है, अगर हम आउटकम्स की बात करें कि वो तमाम आउटकम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट आउटकम जो है प्राइस स्टेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी है आपकी, क्योंकि आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें मुझे एकदम से अभी दोबारा से माइंड में आया, क्योंकि आप जब किसी भी कंट्री में उसकी फाइनेंशियल मार्केट्स काम ही नहीं करी, आप देखिए आपने बात की थी मनी इन सर्कुलेशन, जब आपका पैसा सर्कुलेट ही नहीं कर रहा तो आप कैसे अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप करेंगे, आपको पैसा स्टक हुआ हुआ एक जगह। तो इन तमाम चीजों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा एक मेजर रोल प्ले कर रही है। इसलिए जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट बात करते हैं डिफरेंट, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि आपकी यही चीजें जो है, इन्फ्लेशन की बात करें, इंटरेस्ट रेट की, ये वो फैक्टर्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं जो आपकी डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस कंट्रीज जीडीपी, जीएनपी। और आप देखिए कि इकोनॉमिस्ट की भी अगर हम देखें, हम जनरल आप बात करें, आप बिजनेस न्यूज सुने तो डेली बेसिस पे जो इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं वो भी इन्हीं चीजों को देख रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या, आपकी प्राइस लेवल क्या है। देखिए अगर आपने पिछले दिनों सुना होगा कि आपकी वेजिटेबल्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी। देखिए जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो आपकी इकोनॉमी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुई ना, तो इट मीन्स कि आपको यहां से पता चला कि प्राइसेस का कितना मेजर रोल है। आपने सुना होगा कि पोटैटो की प्राइस बहुत ज्यादा राइज कर गई थी, फिर कुछ अर्सा पहले आपने शुगर प्राइसेस के बारे में सुना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। तो दीज इंडिकेटर्स, जब तक आप इन इंडिकेटर्स को देख नहीं सकते, आप इन इंडिकेटर्स को मैनेज नहीं कर, जब तक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जब मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो आप इन इंडिकेटर्स को अच्छी तरह मैनेज कर सकोगे, दैट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद हमने ये तमाम जो लेक्चर था इसके अंदर हम यही बात कर रहे थे कि वो किस तरह एम्प्लॉयमेंट में हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस की थी कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट की बात की थी। फिर हमने देखा था कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसे, देखिए आप किसी भी कंट्री के लिए क्या जरूरी होता है कि उसका प्राइसेस भी स्टेबल हो, उसकी कंट्री में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी हो। जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, प्राइसेस स्टेबल होंगी तो ऑफ कोर्स कंट्री जो है वो बेटर प्रोस्पेक्ट्स होंगे, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो अब दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास लेक्चर में फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊंगी। अगर टिल दैट अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि और नेक्स्ट क्लास में हम बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेक्चर एक छोटा सा क्विज कर लेंगे, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का मुझे पता चल जाए, क्योंकि हम मार्केट्स को पढ़ चुके हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को पढ़ चुके हैं, हम इंटरेस्ट रेट को पढ़ चुके हैं, तो इसलिए एक कम्प्रीहेंसिव सा तो नहीं, एक छोटा सा क्विज टाइप ले लेंगे ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको कितना ज्यादा समझ में आ गया है। और अगर अभी आपको कुछ भी पूछना है, आपको यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में पूछना है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में, तो आप अभी पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो।